Dear students, today we going to start the syllabus of 11th। ये आज का वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं जो बच्चे 10th से 11th में मूव किए और अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन घर में सब बैठे हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए। देखिएगा थोड़ा गौर से, चूँकि एक्सपीरियंस तो आप लोगों को भी थोड़ा कम है और बातों को समझने की कोशिश करिएगा। और हम तो ये चाहेंगे कि एक पेन और कॉपी लेकर के ही बैठिए और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम अचानक से कुछ पहले ही दिन बहुत कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ आपको कनेक्ट करना चाहते हैं अपने से कि जो 9th 10th में पढ़े थे उसके बाद 11th में किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। एक बात और भी कहेंगे कि हमें ये भी नहीं पता कि 9th 10th में कुछ पढ़ना भी था। हम शुरू करेंगे आपको एकदम बिगिनिंग से, शुरू से। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री का टॉपिक 9th क्लास से स्टार्ट होता है, उससे पहले थोड़ा बहुत मैटर की जानकारी है, लेकिन हम सोच लेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और जहाँ पता रहेगा वहाँ भी हम रिवीजन के तौर पे कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, एकदम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से, फॉर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट जो जस्ट अभी 10th पास किए हैं या करेंगे, रिजल्ट आएगी तब। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस की जानकारी भी देंगे अगली क्लास में। अभी तो हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ एलिमेंट्स करते हैं या स्टडी ऑफ रिएक्शन करते हैं, लेकिन देखिए वो सब कुछ नहीं है। डिफिनीशन हम देते हैं, उसको समझिए। अ स्टडी ऑफ मैटर, अ स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter, a study of matter, कॉमा दिए हैं, composition of matter and the chemical changes which takes place in the matter, called as chemistry। पूरी बात करेंगे और आप जो अपने मन में डिफिनीशन सोच के रखे हैं वहाँ तक आएंगे,
लेकिन केमिस्ट्री का पूरा डिफिनेशन ये है, अ स्टडी ऑफ मैटर, द साइंस इन विच बी अ स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर कंपोजिशन मतलब संरचना, मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है और जो मैटर के कंपोजिशन में बदलाव आता है, दैट इज द केमिकल चेंजेज। हिंदी में रासायनिक बदलाव भी कह सकते हैं आप। ये सब मिलाकर के जब पढ़ेंगे तो वो केमिस्ट्री हो जाएगा। अ स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर and the chemical changes which takes place in the composition of matter called as chemistry. मैटर किस चीज़ से बना है और मैटर के अंदर में यदि कोई रासायनिक बदलाव हुआ है तो उस बदलाव के बारे में जानेंगे, उसके कारण के बारे में जानेंगे कि क्यों बदलाव हुआ है। दैट होल्स कॉल्ड एज केमिस्ट्री। क्लियर है डिफिनीशन? वेरी सिंपल, अ स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम लोग मैटर तो जानते ही हैं सब, फिर भी बताएंगे। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है, जैसे ये पेन है तो ये बना हुआ है ना, कार्बन से बना हुआ है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक कार्बन से ही तो बनता है। जो भी मैटर आपके आसपास में प्रेजेंट है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट से बना है। जैसे मिट्टी, सिंपल एग्जाम्पल है, सब जगह देखा जा रहा है। तो मिट्टी भी कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस से ही बना है। मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मिट्टी में बालू का अंश है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2 बोलेंगे। तो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, दैट इज कंपोजिशन जब पढ़ेंगे। और फिर उसमें बदलाव, तो बदलाव भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या है तो पढ़े होंगे, एनीथिंग which occupy a space, possess mass and offer resistance to air called as मैटर। कुछ भी जो जगह छेकता है, पोजेज मास, पोजेज मतलब रखना, पोजेज मास। देखिए पोजेज एक वर्ड है, जैसे उसका भी मतलब रखना होता है, हैज का मतलब भी रखना ही होता है। हैज मास हम नहीं लिखे हैं, हमने लिखा है पोजेज मास। जैसे यू हैव ए पेन, तो यहाँ पे आप कलम रख रहे हैं, लेकिन आपका वेट यदि 50 किलो है तो आप क्या कहिएगा कि आई हैव वेट 50 kg, तो अच्छा नहीं होगा। यू पोजेज द वेट या मास 50 kg। पोजेज वहाँ पे आता है जहाँ पे कोई वस्तु को रखना नहीं है, जो आपके साथ ही है। तो मैटर यदि कोई है तो उसके साथ ही मास होगा, तो उसके साथ ही मास होगा, जगह छेकेगा एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एयर, हवा को चलने से रोकेगा।
तो उसको हम कहेंगे मैटर। क्लियर है? लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के बाद में लिख सकते हैं। हम तो चाहेंगे नोट्स बनाइए, लिखिएगा, तो फिर जो हम लोग का ये 30-40 मिनट का क्लास होगा वो ज़्यादा नहीं लगेगा, अदरवाइज देखते देखते बोर हो जाइएगा। इसलिए कहते हैं कॉपी कलम रखिए साथ में, और यदि कभी मिटा दें तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब मैटर पढ़ लिए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, मैटर का एग्जाम्पल बोलिए, एयर इज मैटर और नॉट। तो एयर मैटर है या नहीं? तो एयर भी एक मैटर है, चूँकि एयर में मास होता है, तो एयर इज ए मैटर। नाउ बी जस्टिफाई द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री के डिफिनीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसी को सत्यापित कर रहे हैं। तो एयर एक मैटर है और इसके कंपोजिशन क्या है। अब हम जब कंपोजिशन ऑफ मैटर में आएंगे, यानी यहाँ पे एयर में आएंगे, तो आपको खूब पता है कि एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह वगैरह है। बाकी जो भी है, CO है, तो वो तो पॉल्यूशन है, दैट इज नॉट द नेचुरल कंपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ही कंपोजिशन की बात हमने की, वैसे ही एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स आ गया। तो आप लोग स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, हम स्टडी ऑफ मैटर कहें, दोनों तो बात एक ही हुआ। मैटर के अंदर ही तो ये एलिमेंट्स आएगा। तो डेफिनेशन, स्टडी ऑफ मैटर इज वेरी गुड। कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, दैट इज एलिमेंट्स विल बी केम। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर देख लिए हम। अब इसमें भी देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 20% है कि 79% है, दैट इज 79% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है एंड रिमेनिंग दीज ऑल आर क्लियर। दैट इज द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर। तो हमारा डिफिनेशन था स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, देयर विल बी द कंपोजिशन। उसके बाद था केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब CO2 का कंसंट्रेशन 0.034% हो गया। तो 0.034% हो गया, दैट विल बी द इंक्रीज 0.004%। तो ये बदलाव आया, CO2 का अमाउंट सराउंडिंग में बढ़ रहा है, दैट विल बी द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो ये कंपोजिशन में बदलाव आया, दैट इज चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, और इसी वजह से CO2 को पॉल्यूशन कहा जाता है। दैट इज द अमाउंट पॉल्यूशन। CO2 इज नॉट पॉल्यूटेंट। CO2 पॉल्यूशन है क्या? CO2 इज नॉट ए पॉल्यूशन in this amount, but in this amount the changes are the pollution. CO2 के कंसंट्रेशन का बढ़ जाना पॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम लोग रीजन फॉर द चेंज देखें, तो रीजन फॉर द चेंज देखने के लिए हम लोग देखते हैं रीजन फॉर the changes in the composition of CO2 in air। तो रीजन क्या है, क्यों CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? तो देखिए, बिना कोल जलाए काम चलता नहीं
है ना, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कोयला ही तो जलता है, तो C+O2 सराउंडिंग में आ गया CO2। CH4 प्लस O2, CH4 दैट इज नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसी को बोलते हैं। दैट विल ऑल्सो रिलीज CO2 इन द एटमोसफेयर एंड वाटर। CO2 गैस रिलीज किया, ये भी CO2 गैस रिलीज किया CH4। घर में C4H10 LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं, प्लस O2 दैट विल ऑल्सो CO2 प्लस H2O। कंबसन हो रहा है, कंबसन में सब जगह पे CO2 निकलता है। गैसोलीन दैट इज पेट्रोल C6H14 मेन कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल, प्लस O2 दैट इज CO2 प्लस अगेन H2O। डीजल C8H18 प्लस O2 अगेन CO2 प्लस H2O, ये सब CO2 निकल रहा है। केरोसिन C13H28 प्लस O2 केरोसिन, CO2 प्लस H2O। और आप देखिए इसके बिना जलाए तो रह ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं गुजरेगा, ये सब के बिना जलाए एक दिन भी नहीं गुजरेगा। रीजन फॉर द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ CO2 इन एयर। तो केमिकल रिएक्शन आ गया या नहीं आ गया बताइए। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन आ गया, आपका एलिमेंट आ गया, तो केमिस्ट्री में तो यही पढ़ना है। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्लियर हुआ। रिएक्शंस और भी है, अब CO2 का एक ही सोर्स था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CO2 का एक ही सोर्स था, तो अब हम लोग एक काम और कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का। प्लांट कट रहा है, तो प्लांट जब कटेगा तो CO2 का कंजप्शन कौन करेगा? क्योंकि CO2 का एक यूज है 6CO2 प्लस 12H2O, पढ़े होंगे आप। क्लोरोफिल, सनलाइट, इससे बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब CO2 का कंजप्शन घटेगा, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं आप, प्लांट की कमी हो रही है, तो इसका कंजम्पशन कमेगा और इसके थ्रू इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। कंजप्शन घट रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो CO2 का कंसंट्रेशन भी एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, that will be increases. That is the cause, that is the reason for the change in composition of CO2 in air. क्लियर है? तो बस इससे हम आपको केमिस्ट्री का डिफिनीशन जस्टिफाई किए कि केमिस्ट्री is the branch of science in which we study about the study of matter, composition of matter, and the chemical changes takes place in the composition of matter. The reason is the chemical reactions. तो केमिस्ट्री में सब आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग का जो मन में डिफिनीशन चल रहा था कि इसमें सर स्टडी ऑफ एलिमेंट करते हैं, सर इसमें स्टडी ऑफ रिएक्शंस करते हैं, तो एक डिफिनीशन जो हमने दिया उसमें ये सारी बातें आ गई।
दैट इज अ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री क्लियर हुआ? अ स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर कॉल्ड एज केमिस्ट्री। क्लियर है? क्लियर है? ये सब इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, वो सब बाद में होगा, अभी तो सिर्फ डिफिनेशन समझें। क्लियर? तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चा? तो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, मैटर की संरचना के बारे में, और मैटर में जो रासायनिक बदलाव है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब मैटर, पहले तो बता दें आप लोगों को कि केमिस्ट्री में 3 भाग पढ़ना होता है 11th में, 12th में। उसमें आ जाता है एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो कंपाउंड का डिवीज़न है, कंपाउंड के डिवीज़न में हम लोग ऐसा करते हैं। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि आप सुने होंगे बहुत बार भैया लोगों से, सिपाही या दरोगा का जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें एक परीक्षा होता है कि आज फिजिकल देने जा रहे हैं, फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट है तो फिजिकल में होता क्या है? तो बॉडी का मेजरमेंट होता है कि हाइट कितना है, आप का चेस्ट कितना है, आप जंप कितना कर सकते हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दैट इज़ अ मेजरमेंट अबाउट यू, दैट इज़ अ फिजिकल देने जा रहे हैं। तो यहाँ भी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वही काम करेंगे, अमाउंट के बारे में, कंपाउंड के अमाउंट के बारे में पढ़ने को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक तो कार्बन के अलावा जितना भी कंपाउंड्स है सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे आगे। टुडे नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो मैटर को बेसिकली यहाँ पे 2 तरह का क्लासिफिकेशन हम देते हैं। एक देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली अवस्था के अनुसार मैटर 3 तरह का है। वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड, अदर इज गैस। मेनली ये 3 तरह का है। बाकी 2 तरह का थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, अलग से बताएंगे। दैट इज एक प्लाज्मा स्टेट होता है और एक बोस आइंस्टीन स्टेट भी होता है। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैटर फिजिकली 3 तरह का, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। केमिकली मैटर क्लासिफाई एज प्योर एंड इम्प्योर मैटर। वन इज प्योर मैटर, अदर इज इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर एंड अदर इज इम्प्योर मैटर। अब देखिए प्योर मैटर क्या होता है। तो प्योर मैटर में 2 तरह की बात होती है। वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड। वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड। और इम्प्योर मैटर किसको कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। जैसा कि हमने कहा एकदम शुरू से बताएंगे। इम्प्योर मैटर मिक्सचर में, शायद 6ठे में पढ़ लिए होंगे आप। अब एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। वन इज मेटल,
other is non-metal and other is semi-metal. क्लियर? कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? तो वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रही बात मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, अदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब जानता हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, अदर इज कॉल्ड सस्पेंशन, and homogeneous mixture also called true solution. होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये हो गया आपका मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग केमिस्ट्री में इतने ही बात तो पढ़ते हैं। फिजिकली दे आर क्लासिफाई इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकली क्लासीफाई इनटू प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाता है। दे आर टू टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन यदि नया लग रहा होगा तो इसका एग्जाम्पल होता है बाबू मिल्क या फिर ब्लड, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, लेकिन फिलहाल एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल तो ब्लड, मिल्क। कोलाइडल सॉल्यूशन करके एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, 12th में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से, जैसा कि हम पहले भी कह रखे हैं कि ये 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कनेक्ट तो तभी ना होंगे जब आप कुछ जानते हैं और वहीं से हम लेके चलते हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे आगे। अब देखिए कुछ बात जो हम लिखेंगे नहीं, आप खुद जानते हैं उस चीज़ को, वो बोल रहे हैं। जैसे पूछते हैं ना लोग, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? तो आप फट से डिफिनेशन बनाइए कि एलिमेंट इज ए प्योर मैटर। एलिमेंट इज ए प्योर मैटर विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम। हो गया। एलिमेंट इज ए प्योर मैटर विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड किसको कहते हैं? तो कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर मैटर। कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर मैटर विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट लिख भी सकते हैं। कंपाउंड इज ए प्योर मैटर विच कंसिस्ट फ्रॉम सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एटम ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो एलिमेंट का डिफिनेशन बन गया, कंपाउंड का डिफिनेशन बन गया। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे आगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी डिस्कस होगा। मेटल, यहाँ पे एलिमेंट्स में 3 तरह का है, मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल्स के बारे में 10th में पढ़े होंगे बहुत सारी बात। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है?
तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एक करके डिफाइन कर देंगे। लिख लिए होंगे। अब देखिए, ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस था। तो ये तीनों के बारे में कुछ बता दें। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पर भी कुछ बात लिखेंगे। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट मेनली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से डिफाइन होता है। इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिकल, इन बिटवीन मॉलिकल, स्पेस इन बिटवीन मॉलिकल। तो सॉलिड में मॉलिकल का स्पेस, मॉलिकल के बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है। लिक्विड में मॉलिकल्स के बीच का स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में मॉलिकल्स और भी दूर दूर पे होता है। दैट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। लिक्विड में क्या लिखेंगे, लेस देन सॉलिड। सॉरी, सॉलिड में क्या लिखेंगे, मिनिमम। मोर देन सॉलिड, और यहाँ क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स क्या, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह का होता है, जगह ही नहीं रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चैप्टर वर्ड डिस्कस करेंगे हम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहाँ पे स्पेस कम है ना, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, दैट इज मैक्सिमम। लेस देन सॉलिड, और यहाँ पर स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर मिनिमम। क्लियर है। अब बात होगी साइज शेप की। तो सॉलिड का साइज शेप फिक्स होता है। अब इसके भी कारण पूछते हैं क्यों फिक्स होता है, तो कारण यही है कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम होता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, तो इसका साइज शेप फिक्स होता है। ये अकॉर्डिंग टू पॉट, और इसका साइज शेप कुछ नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड कह सकते हैं। कोई बिना साइज शेप का गैस मॉलिक्यूल होता है, निरंकार है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सॉलिड का फिक्स्ड होगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, नहीं 1 लीटर 2 लीटर, और इसका वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड होगा। नॉट फिक्स कहने का मतलब यहाँ फिर वही है कि जैसे समझ सकते हो कि कोई गैस मॉलिक्यूल कहीं कोई रूम में अगरबत्ती जलाए, उससे गैस मॉलिक्यूल निकल रहा है, और अगरबत्ती का स्मेल पूरे रूम में आ रहा है, जहाँ तक जगह मिल रहा है वहाँ तक वो फैल रहा है, तो नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगरबत्ती हम यहाँ जलाएं
तो राहुल गांधी को भी स्मेल चला जाए। तो नॉट फिक्स का मतलब समझाएं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव। कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड को, तो मिनिमम नहीं कर सकते। यदि जर्क दें तो पार्टिकल सॉलिड के अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होकर करके ही रह जाता है। पार्टिकल ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो कंप्रेसिबल नहीं होता है लिक्विड, कंप्रेसिबल मोर देन सॉलिड लिख देंगे, और गैस मैक्सिमम कंप्रेसिबल। आप एक बैलून में गैस भर लो, उस पर बैठ भी सकते हो, दबेगा। रिजिडिटी यानी कठोरता। तो कठोर कौन सबसे ज़्यादा होगा? तो मैक्सिमम कठोर तो यही होगा सॉलिड। ए में एक्स ऊपर एम लिखते हैं, दैट इज मैक्सिमम। ये लेस देन सॉलिड, और ये कठोर तो होगा ही नहीं, दैट इज मिनिमम। एक बात और करते हैं, इंट्रोपी नया है आप लोगों के लिए। इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। तो सॉलिड के पार्टिकल रैंडम तो होते नहीं, ये तो अपने मीन पोजीशन पे ही रह जाते हैं, मिनिमम। ये मोर देन सॉलिड, और ये तो कभी बैठता ही नहीं, घूमता ही रहता है, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है? कितनी बातों की डिस्कशन किया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साइज, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी और एंट्रोपी। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो बातें और करेंगे इस पे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे इसको, आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पर बात ये है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? कौन सा स्टेट, बीच स्टेट हैज मैक्सिमम एनर्जी टू एग्जिस्ट? इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब ये है, कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब आप लोगों में से बहुत सारा मत होगा सॉलिड कठोर है, ज़्यादा एनर्जी होगा, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। कठोर होने से एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा। आप गैस को देखिए, दे विल बी ऑलवेज इन रैंडम मोशन, हमेशा मोशन में रहता है। तो जो मोशन में रहता है उसकी एनर्जी ज़्यादा कि जो बैठा रहता है उसकी एनर्जी ज़्यादा? तो जो मोशन में है उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो सॉलिड की इंटरनल एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड की मोर देन सॉलिड, और गैस मैक्सिमम। क्लियर?
इस बात को एक और तथ्य से समझा जा सकता है, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट। आप बताओ, सॉलिड को हीट करोगे तब लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और हीट करोगे तो गैस बनेगा, और गैस को कूल करोगे, देखो ये साइन रिवर्सिबल साइन है, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। तो सॉलिड में और एनर्जी दिए तब ना लिक्विड बना, लिक्विड में और एनर्जी दिए तब तो गैस हुआ क्या। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे है। अब कोई गैस है, उसको ठंडा करना पड़ रहा है, अब ठंडा कर रहे हैं तो उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एनर्जी निकालिएगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से और एनर्जी निकाल लीजिएगा तो वो सॉलिड बनेगा। जस्ट दैट इज ए सॉलिड है द मिनिमम एनर्जी। सॉलिड की आंतरिक ऊर्जा सबसे कम होती है, ये एक्शन ऑफ हीट से भी पता चल गया। और पहले भी बताए गैस को एनर्जी ज़्यादा होता है, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। क्लियर हुआ, एक्शन ऑफ हीट क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। एक बात और बताए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप का होता है, वो समझ लीजिए यहाँ पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, अदर इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आप लोगों को क्लियर ही है कि फोर्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल, फोर्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर दैट इज मॉलिक्यूल, तो फोर्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब देखिए, यदि फोर्स इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल होगा तो कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और फोर्स इन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा तो फोर्स को क्या कहेंगे, एडहेसिव कहेंगे। आपको समझाते हैं। जैसे एक गिलास वाटर यहाँ पे लेते हैं, अब देखिए ये पानी भर दिए इसमें, अब इस गिलास को झुका देते हैं ऐसे, तो जब झुका देंगे तो पानी का लेवल कैसा हो जाएगा, सीधा रहेगा कि टेढ़ा हो जाएगा। तो कहिएगा सर टेढ़ा ही हो जाएगा, ये सीधा तो अब नहीं रहेगा, तो टेढ़ा हो गया। इसका मतलब है कि पानी वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में था, तभी तो सब इस तरह से अट्रैक्ट हो गया। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस में फोर्स देख रहे थे, वो सब कोहेसिव फोर्स देख रहे थे। एडहेसिव फोर्स समझिए इस एग्जाम्पल से, ये गिलास पानी है अंदर में, है ना, और वाटर का ड्रॉपलेट्स इस गिलास में स्टिक हो गया है, अंदर भी बाहर भी। ये जनरली दिखता होगा आप लोगों को। अब ये वाटर और ये ग्लास का सरफेस, ये वाटर और ये सरफेस किस चीज़ का, ग्लास का। तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल सटा हुआ है, एडहेयर है आपके ग्लास मॉलिक्यूल से। तो वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच, सेम पार्टिकल सेम मॉलिक्यूल के बीच, तो कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन
द सेम पार्टिकल या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन different types of particle called as adhesive force। क्लियर है? और साथ में एक बात बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप देखें, आपने अभी तक पढ़ा क्या? तो बस 2 लाइन। एक तो पढ़ा केमिस्ट्री का डिफिनीशन कि स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहते हैं। इसके लिए हम आपको समझाए कि एयर यदि एक मैटर है तो उसके कंपोजिशन को हम लोग देखा कि उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर द मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स। और फिर बताया कि CO2 का कंसंट्रेशन क्यों चेंज हो रहा है, तो उसके कारण को जब जाने तो ढेर सारा रिएक्शंस भी देखें, तो होल डिफिनीशन आ जाता है स्टडी ऑफ मैटर, composition of matter and the chemical changes takes place in the composition of matter is called as chemistry। अब मैटर के बारे में पढ़े तो मैटर इज एवरीथिंग इन विच ऑक्यूपाई द स्पेस, पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एयर। कोई मैटर होगा ना तो हवा को चलने से रोकेगा, जितना दूर में मैटर होगा वहाँ पे हवा रुकेगा। उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़े, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है और सॉलिड लिक्विड गैस में बहुत सारी बात को देखे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो भी सॉलिड बनेगा एक तरह का सॉलिड होगा तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्स की बात होगी। लिक्विड में कोहेसिव फोर्स की बात होगी। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्स की बात होगी, तो कोहेसिव फोर्स की बात होगी। दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर हुआ बाबू? आई थिंक समझ आया होगा सबको। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। और बता दें कि एक हमारा ऐप भी है पी सिंह केमिस्ट्री क्लासेस के नाम पे, जिसको आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें फर्दर, अभी तो यही चल रहा है, फर्दर असाइनमेंट वगैरह का भी प्रोविज़न होता है। जो पढ़ाए उसके असाइनमेंट्स देंगे, उसमें नोट्स भी होगा। अब ये यदि नहीं लिख पाए होंगे तो उसके लिए भी काम होगा। ये सब करेंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।